जी सर। ठीक है, तो हम लोग पिछला क्लास में देख लिए थे कि संविधान की जो प्रमुख विशेषता है, साइलेंट पिक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, समझ गए थे कि चाहे यूपीएससी हो, झारखंड टेट, बीपीएससी, जेपीएससी, सभी में ये ऐड है। और बीपीएससी में तो प्रीवियस ईयर में भी आ गया था और जेपीएससी में भी आ गया था। तो इसका जो मेन प्रस्तावना या परिभाषा समझ लीजिए कि वन लाइन में, कि भारत का संविधान तत्व और मूल भावना के संबंध में यूनिक है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोग को क्या बोल के गए कि जितने भी देश में संविधान है, उन संविधानों से छान के हम जो संविधान बनाया है, वो अद्वितीय है, एकदम यूनिक है। और इसी के साथ बताया कि संविधान में जरूरत के हिसाब से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और इसी के आधार पे उन्होंने 42, 44, 73, 74 संविधान संशोधन किए जो बहुत प्रमुख थे, जिसमें से 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इतना बड़ा था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। क्लियर है। बाद में फिर एक, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा मौलिक अधिकार का संरक्षक है, रक्षा करती है, तो उसके पास केस गया कि संविधान में ऐसा भी संशोधन करने का कहीं प्रावधान तो नहीं है ना कि हमारा जो मौलिक ढांचा है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको भी चेंज कर दे। क्योंकि जरूरत के हिसाब से हम लोगों को पता है कि नेता लोग अपना अगर फायदा आया तो हम लोग को बोलने का अधिकार भी छीन लेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसके बाद केशवानंद भारती मामला में, जो 1973 में है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि अब संविधान में संशोधन की जो शक्ति है, जो अमेंडमेंट करने की पावर है, एक लिमिट तक आप चेंज कर सकते हैं। और संविधान में जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसका जो मूल ढांचा, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखना है यहाँ आपको कि 42 अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और संविधान में जरूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन इतना चेंज नहीं कर सकते कि उसका जो मूल ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वो चेंज ना हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा केशवानंद भारती मामला जो 1973 में गया था, उस पर अपना जजमेंट दे चुका था। तो याद रखना है आपको इतना चीज। अब हम लोग देखे थे कि संविधान का जो वर्तमान रूप है, उसका विशेषता क्या है। तो पहला देखे थे, ये लंबा और लिखित है। सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का ही है। इतना लंबा है कि इसमें भाग समझ लीजिए कि 24 हो गया है। और जो अनुसूची है, जो लिस्ट था, पहले 8 था, वो 12 हो गया है। और भाग 25 हो गया है। और जहां संविधान में आर्टिकल 395 थे, अब 465 हो गया है। मतलब 444 से अधिक, ये फ्लक्चुएट होते रहता है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है आपसे कि जब संविधान बना था तो उस समय कितना आर्टिकल था। तो 395 आर्टिकल था, 395 आर्टिकल। भाग कितना था, 22 भाग थे। और अनुसूची कितना था, लिस्ट कितना था, तो इसमें 8 अनुसूचियां थी। अभी चेंज होके इसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और जो हमारा भाग है, बढ़ के 25 हो गया है। और जो आर्टिकल था, अनुच्छेद था 395, वो बढ़ के 444 से अधिक 465। हर एक किताब में अलग अलग मिलेगा, चेंज होते रहता है। तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो संविधान है कितना लंबा होगा। तो सबसे लंबा है और लिखित भी है। क्योंकि बहुत से जगहों में संविधान लिखित नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लिखा ही नहीं है। और जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का। भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है। तभी तो नहीं देखते हैं यहाँ कभी कभी कोई समोसा चोर जेल में है और कोई मर्डर करने वाला जेल में नहीं है। इतना ज्यादा कानून है, कानून का रूल है कि कोई ट्विस्ट करके, ऐसे करके, वैसे करके बच जाता है, समझ में नहीं आता है। तो संविधान में बहुत लंबा लंबा हमारा अनुच्छेद है। जैसे एक ही अनुच्छेद का ABCDEF, तो भले 395 अनुच्छेद बना होगा, लेकिन उसमें भी ऐड 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 करके बहुत सारा हो गया है। तो इस हिसाब से हम लोग जान सकते हैं कि विशेषता क्या है, हमारा संविधान में कुछ छूटे नहीं, इसलिए वहां लिख दिए हैं और इसीलिए वो लंबा बन गया। और सबसे लंबा संविधान किसका, तो भारत का।
तो यहाँ याद रखना है हमारा कि संविधान जब बना था उस समय 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 अनुसूची थे। अभी अमेंडमेंट होते होते 22 अनुसूचियां हो गई हैं, 25 भाग हो गए हैं, 465 या फिर 444 से अधिक हमारे आर्टिकल्स हो गए। तो ये हमारा यहाँ पे वन लाइनर समझ लीजिए। अब भारत का संविधान इतना बड़ा होने का कारण क्या था? एक तो इसका भौगोलिक कारण हो सकता है कि इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है हमारा और अलग अलग टाइप का भौगोलिक क्षेत्र है, कहीं पे दलदल है तो कहीं पे सूखा है, कहीं पे बर्फबारी हो रही है। तो इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ अलग अलग प्रावधान होगा, इसलिए हम लोग का संविधान इतना बड़ा हो गया। ऐतिहासिक भी, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव बहुत ज्यादा है। फिर जम्मू कश्मीर को छोड़ के केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, अब तो ये चेंज हो गया है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के केंद्र और राज्य के लिए एक संविधान और जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रावधान था। लेकिन अब 370 को हटा दिया गया है, इसलिए अब सबके लिए एक ही संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों की प्रभुत्ता, जहां पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहेगा ना, वहां पे कानूनी व्यवस्था जाहिर सा बात है कि बहुत छोटा छोटा व्यवस्था को भी देखेगा और लचड़ करके बड़ा कर देगा। कहीं भी जाइएगा ना तो यही होता है कि अगर वहां पे बहुत जीनियस जीनियस लोग बैठा हुआ है तो किसी एक का मत नहीं बनेगा, सब अपना अपना तरीके का देगा कि हाँ हाँ ये ऐसे करो वैसे करो, तो इस हिसाब से और लंबा बन गया होगा संविधान। अब हम लोगों को जान लेना है कि संविधान में जो 22 भाग है और 22 अब तो 25 हो गए हैं, 8 अनुसूचियां जो 12 हो गई हैं, उसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं। अनुसूचियां देख लेते हैं हम लोग। पहला अनुसूची क्या है? पहला अनुसूची भारत राज्य संघ क्षेत्र की चर्चा है पहला अनुसूची में। हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता दिए थे कि पहला जो अनुसूची है उसमें क्या है, राज्य और संघ की क्षेत्र की चर्चा है। और इसमें क्या था, 22, अभी करंट में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। फिर दूसरा अनुसूची में क्या है, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी वेतन की चर्चा है दूसरी अनुसूची में। आप इसको ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे जान सकते कि वेतन दो में क्या है, वेतन 2, और तीसरा में क्या है, तीसरा में है शपथ। जाहिर सा बात है कि पहले पैसा का बात करेगा कोई भी, उसके बाद काम का बात करेगा कि हाँ अभी काम करेंगे, पैसा क्लियर हो गया। तो उसी तरह तीसरा काम क्या हो गया, शपथ। अब चौथा में क्या था, चौथा में हम आपको बताया था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा। चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन था। चौथा अनुसूची में सीटों का आवंटन, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, चौथा। जितना भी हमारा राज्यसभा का मेंबर है, चाहे एमपी हो या जनप्रतिनिधि, उनका सीट अगर नहीं मिला तो उनका चौथा निकल जाता है। और सीट अगर हम लोग को भी नहीं मिला सिलेक्शन में तो हम लोग का भी चौथा निकल जाएगा। इस तरीके से याद रखना है आपको।
अब पांचवा में क्या है? पांचवा में अनुसूचित एसटी एससी क्षेत्र की चर्चा है। एसटी एससी क्षेत्र की चर्चा है। जिस तरह से एसटी एससी जो हमारे समुदाय के लोग हैं वो अपने जनजातीय क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था चलाते होंगे, पंच के माध्यम से। पंच से 5 याद रखिए। तो पांचवी अनुसूची में क्या है हमारा? अनुसूचित क्षेत्र या फिर अनुसूचित जनजाति की प्रशासन की व्यवस्था है पांचवा अनुसूची में। छठा में क्या बताया था? कोडिंग बताया थे ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनकी चर्चा किसवीं में है? छठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था किस अनुसूची में है? तो छठा अनुसूची में। सातवां अनुसूची में क्या बताया था? सातवां में संघ राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बताया था। सात में क्या है? सबका साथ, संघ का हो चाहे राज्य का है, यह दोनों का है। सातों का साथ साथ सूची के माध्यम से अपना काम करना है, यही तो है ना। फिर आठवां में क्या है? भाषा। आठवां में भाषा। और करेंट में अभी कितना भाषा लिस्टेड हो गया है? 22 भाषा। और 92वां संविधान संशोधन में डोंगरी, बोडो, मैथिली और संताली ऐड हुआ था, और जिसमें से संथाली हमारा झारखंडी भाषा है। तो याद रखिएगा आप, संथाली इंपॉर्टेंट है। संथाली क्योंकि ये झारखंड में बोले जाने वाला भाषा है। सबसे बड़ी जनजाति भी हमारी संथाली है। और एक बात याद रखिएगा कि जो नेशनल चैनल है भाषा के आधार पे, झारखंड का इकलौता कौन से भाषा पे है? तो संथाली भाषा से। एग्जाम में इस तरह का ट्रिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बना था उस समय। तो उसमें पहला क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा थी। दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा सीटों का आवंटन, पांचवा में एसटी एससी क्षेत्र का प्रशासन, छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय प्रशासन क्षेत्र, फिर सातवां में संघ राज्य समवर्ती सूचियों के बारे में है, और आठवां में भाषा, जिसमें से लास्ट संविधान संशोधन 92 में हुआ था। तो इस सब के ये हमारा मूल अनुसूची था। इसके बाद अनुसूची में चेंज हुआ, और पहला हुआ भूमि सुधार, और यही हमारा पहला संविधान संशोधन था। और ये कब हुआ? 1951 में, क्योंकि 50 में तो संविधान ही बना था। तो भूमि सुधार संबंधित अनुसूची कौन सा है? 9वां अनुसूची है। नवा आया था। 10वां में क्या था? दल बदल कानून। अभी तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला है झारखंड में, का है कि यहाँ पे इलेक्शन है। दल बदल 10वां में है। जिसको अपना दल बदलना होगा वो 10 किस्म का बहाना करता है। तो दल बदल किस में है? 10वां अनुसूची में। और 10वां अनुसूची कब ऐड किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन से 1985 में। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, 92वां 1985। फिर 11 कौन सा है? 11 बहुत शुभ माना जाता है, तो समझ लीजिए, पंचायत की व्यवस्था। पंचायत कहाँ पे है? 11वीं अनुसूची में है। और ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1993 में।
और 12वां क्या है? नगर पालिका। 74वां जस्ट इसके बाद, ये भी हुआ 1993 में। तो ये सूची थी, पहला से 8 जब संविधान बना था तब, और उसके बाद 4 बाद में ऐड हुआ। तो ये अनुसूचियां हम लोगों को याद कर लेना है। इतना बड़ा है संविधान। साथ में संविधान में 22 भाग है। कितना पार्ट है? 22 पार्ट है। अब करेंट में कितना हो गया? 25 हो गया है। तो प्रमुख प्रमुख भाग भी देख लेते हैं। प्रमुख भाग में जिस तरह अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र था, वही पहला में भी है। आर्टिकल 1 से 4 तक। दूसरा में क्या है? दूसरा में नागरिकता है। 5 से 11। तीसरा में क्या है? तीसरा में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। और ये कितना है? 12 से 35। चौथा में क्या है? चौथा में है नीति निर्देशक सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, सबको याद थोड़ी कराएंगे, 24-25 सबको याद कराना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है, इसलिए यहां तक आप याद कर लीजिए। नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। तो पहला भाग में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरा में क्या है? नागरिकता है। पहला में संघ राज्य क्षेत्र, सरकार, संविधान हमारा कहता है कि पहला भाग भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है, आप अलग नहीं हो सकते, साथ में रहना पड़ेगा। जैसे कि अमेरिका फेडरेशन है, उसका राज्य अलग वैल्यू रखता है और अपना देश अलग वैल्यू रखता है। वहां दूसरी दो तरह की नागरिकता चलती है, राज्य की भी नागरिकता और देश की भी नागरिकता। जैसे कि अगर उस तरह का नागरिकता हम लोग के यहाँ चलता, तो अभी हम लोग पहले बोलते हैं हम झारखंड का नागरिक हैं, उसके बाद देश का नागरिक है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ सीधी व्यवस्था है कि भैया हम लोग भारत के नागरिक हैं, कोई ज्यादा लचड़ पचड़ वाला बात नहीं। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि भाग पहला में क्या है? दूसरा में नागरिकता है, दूसरा नागरिकता 2, तीसरा में मौलिक अधिकार और चौथा में नीति निर्देशक सिद्धांत। पांचवा एक चौथा क याद रख लीजिए, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये 11 है, टोटल 51 ए से लेके 1 से लेके 11 तक। ठीक है। तो 5 अभी याद रख लीजिए। अगर छठा भाग जाना चाहते हैं तो संघ है, 7वां में राज्य है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी बात जितना अगर इंपॉर्टेंट हमको लगेगा हम आपको बता देंगे। जैसे 20 हो गया कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, 18 हमारा आपातकाल है, जरूरी जरूरी चीज 15 निर्वाचन है। तो इन सब चीज को हम लोगों को याद कर लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक पे कि संविधान का ढांचागत हिस्सा भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से लिया गया। सबसे ज्यादा जो हमारा हिस्सा है 1935 से लिया गया है, हम लोग पहले ही देख लिए थे। और संविधान के दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। सॉरी, ये दूसरी विशेषता यहाँ ऐड हो गया। दूसरी विशेषता क्या था कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। हमारा जो संविधान बना है अलग अलग स्रोत से लेके बना है, जिसमें क्या है कि भारत के संविधान ने
अधिकतर उपबंध विश्व के दूसरे देशों से लिए हैं, इसको हम लोग पहले ही देख लिए थे। और यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन भी ऐड है। ये मेंस में काम देता है, लेकिन अगर किसी दिन खराब किस्मत रहा तो वन लाइनर में भी पूछ दिया तो याद रख लेना है। भीमराव अंबेडकर इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सबको छान के हम लोग बनाया है संविधान। उसमें से जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, क्योंकि अमेरिका हमेशा मौलिक फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। और उसके बाद जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड से लिए हैं, हम आपको पहले ही बताए थे। तो इन सब चीजों के कारण हमारा संविधान अद्वितीय बना है, ये हम लोग पहले ही परिभाषा में देख लिए थे। लेकिन और भी किन किन चीजों को दूसरे देश से लिया गया है, इसको देख लेना जरूरी है। एग्जाम में जरूर पूछता है। एक सवाल तो स्पष्ट रूप से अगर पॉलिटी में पूछता है ना, किसी भी एग्जाम में, तो इस टॉपिक से पूछ ही लेगा, क्योंकि उसको पूछना ही है। नहीं पूछेगा तो काम ही नहीं चलेगा। तो हम लोग सोर्स भी देख लेंगे। कहाँ कहाँ से, कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया। हालांकि इसका ट्रिक्स वाला वीडियो हो सकता है यूट्यूब में हम डाल दें, देखने के लिए बेहतर होगा। इससे क्लास लंबा भी नहीं होगा, लेकिन ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस ही बहुत है। पहला हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक पूर्वालोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका क्या करता है, मौलिक अधिकार का बात करता है, फंडामेंटल राइट का बात करता है। और अमेरिका क्या है, सुप्रीम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था भी वहीं से लाए हैं हम लोग। अब जाहिर सा बात है, न्यायिक पूर्वालोकन जो जुडिशियल रिव्यू है, अमेरिका जब मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट वहीं से आया है, तो जुडिशियल रिव्यू का बात भी हम लोग वहीं से लेके आएंगे। और राष्ट्रपति पे महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इस तरह से याद रखना आपको। कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। कनाडा में, कनाडा घूमने जाते हैं ना हमारे पंजाबी भाई लोग, तो सबसे ज्यादा कनाडा ही जाते हैं, इसलिए वहाँ द्वितीय राजकीय भाषा क्या हो गई है, पंजाबी। और संघ बना के जाते हैं, तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा। इस तरह से याद रखिए। आयरलैंड क्या है, आयरलैंड मतलब अपना लैंड, आईलैंड। हमारे लैंड में राष्ट्रपति का निर्वाचन भी करना है तो हमसे पूछ के नीति बनाना होगा। इसलिए याद रखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इस तरह से निर्वाचन होगा, वो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग अमेरिका से लिया गया। और ब्रिटिश संविधान से, यानी ब्रिटेन जब हमारे यहाँ इतने टाइम से हम लोग उनके अंडर गुलाम थे, तो जाहिर सा बात है देखे होंगे उन लोगों का संसद का शासन व्यवस्था, किस तरह से विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति का जो संवैधानिक शक्ति है वो हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, क्योंकि वहां पे जो रानी होती है, जो पावर रानी के पास है, वही पावर हमारे राष्ट्रपति के पास है लगभग लगभग। राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, रबड़ स्टाम्प भी बोलते हैं। जो नियम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बना के दी, वही राष्ट्रपति को मानना है। इसलिए जो ब्रिटेन के संविधान है उससे ये सब चीजें लिए गई हैं कि संसदीय व्यवस्था है, विधि निर्माण प्रक्रिया है, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। फिर है जर्मनी। मनी का क्या काम है, आपातकाल में काम आ जाता है। या फिर जर्मनी से याद रखना है उन लोगों को, एडोल्फ हिटलर। हिटलर कैसा था, तो हमेशा आपातकालीन स्थिति ले आता था, लड़ाई झगड़ा बहुत करता था। दक्षिण अफ्रीका, संविधान में कुछ फीका होगा तो संविधान में संशोधन करके उसको ठीक कर देना है। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या है, संविधान संशोधन लाया है। सोवियत संघ यानी कि रूस, और अगर कोई रूस गया तो हमारा कर्तव्य है कि उसको
मनाना। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से आया? फंडामेंटल ड्यूटीज, सोवियत संघ से, फ्रांसीसी से गणतात्मक शासन व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, और सूची से जाहिर सा बात है सूची में क्या होता है? संघ सूची, संघ बना सकते हैं कोई सेक्टर पे क्या नियम, राज्य बना सकता है, और दोनों मिलके बना सकता है। तो शक्ति विभाजन समवर्ती सूची प्रस्तावना कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से आया है। और जापान से विधि विधि बनाने की प्रक्रिया। तो ये सब चीजें हमारे दूसरे देश से हम लोगों ने अपने संविधान में ऐड किया। तो ये हमारा दूसरा विशेषता का इंपॉर्टेंट भाग था। ये टॉपिक का मेन जो हम लोगों का वन लाइनर वाला चीज था ना, यही कंप्लीट हो गया। बाकी बस डिस्क्रिप्टिव है, कथा प्रवचन है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। एग्जाम में कंफर्म रहिए कि एक तो क्वेश्चन इससे देगा, कोई भी एग्जाम देने बैठिए। अब क्या है कि संविधान के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि संविधान कहीं लचीला भी है तो कहीं कठोर भी है। मतलब कि इतना लचीला नहीं है कि आप कुछ भी ऐड कर दीजिए अपने मन मुताबिक, तो इतना भी कठोर नहीं है कि इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि भारत का संविधान में जो संशोधन करना है आसान भी है और कठिन भी है, क्योंकि संविधान संशोधन का अलग अलग तरह का रीतियां होता है। कोई नॉर्मल संशोधन करना है तो उसमें 50% से अधिक जनप्रतिनिधि उसमें वोट देके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष प्रावधान है जो राज्य से संबंधित होंगे। पूरा राज्य, आधा से अधिक अपने देश में जो राज्य है उनका सहमति 2/3 बहुमत से चाहिए, तब जाके कुछ कुछ चीजों में संविधान संशोधन होगा। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जीएसटी अपने देश से के साथ साथ अपने देश में हर एक राज्य में लागू होगी। अब पूरे राज्य से संबंधित है। तो इस तरह का सब, जब इस तरह का नियम बनाना होता है तो इस तरह के नियम में क्या होता है कि अपने जितना भी देश है उसमें से आधे से अधिक राज्य का सहमति भी हमको चाहिए और 2/3 के बहुमत से चाहिए। साथ ही इसमें जैसे नॉर्मल चीज है कि मान के चलिए कि कोई देश, जैसे कि भारत का हिस्सा सिक्किम पहले नहीं था। 34-35 संविधान संशोधन से 1975 में, 75-76 में, उस समय सिक्किम को हम लोग अपने देश में मिला है। तो बहुत सा चीज है कि उसको 50% संसद बहुमत से, लोकसभा के बहुमत से ही पास चेंज कर सकते हैं और अपना हिस्सा बना सकते हैं। ये सब चीज जो था वो नॉर्मल संविधान संशोधन में। तो कहने का यही मतलब है कि संविधान इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप तुरंत चेंज कर दीजिएगा और इतना भी कठोर नहीं है कि एकदम चेंज नहीं कीजिएगा। तो ये विशेषता आपको बताता। संविधान संशोधन का आर्टिकल 368 है, याद रखिएगा। और अगर संविधान संशोधन आपके सिलेबस में ऐड होगा तो संविधान संशोधन अलग से पढ़ना होगा। लेकिन अभी के लिए बस एकदम बेसिक चीज यही जानना है हम लोगों को कि संविधान में 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से आया और इसमें इस तरह का व्यवस्था नहीं है कि इसमें तुरंत कुछ भी चेंज कर सकते, और इस तरह का व्यवस्था नहीं है कि एकदम कठोर है, एकदम नहीं चेंज कर पाएंगे। तो ये इसका विशेषता है। पांचवा विशेषता समझ लीजिए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो इसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डिटेल से। तो मौलिक अधिकार हमको 6 तरह का मौलिक अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट से एकदम इसको चेंज नहीं कर सकते, छू नहीं सकते फंडामेंटल राइट्स को। यही है हमारा संविधान का मौलिक ढांचा। इसको छूना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझ लीजिए। तो 6 तरह का अधिकार है, आपको याद रखना है। 6 तरह का अधिकार एग्जाम में पूछेगा। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको लाइन बाय लाइन याद करना है। समानता का अधिकार कितना है? आर्टिकल 14 से 18। मौलिक अधिकार में पहला आर्टिकल है 12 जो राज्य की परिभाषा बताता है। 13 बताता है असंगत, मतलब कि जो भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है वो कानून नहीं रहेगा, राइट टू डेरोगेशन बोलते हैं। समानता का अधिकार में क्या है? आर्टिकल 14 से 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या होता है? 19 से 21 तक का आर्टिकल। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 23 से 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? 25 से 28। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार क्या है? 29 से 30।
और संवैधानिक उपचार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है 32। फिर 33, 34 और 35 ये है टोटल फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग क्या देख लिए थे कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से हम लोग लाए। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन आपको याद कर लेना है। और फंडामेंटल राइट्स ही हम लोगों को मौलिक तरीके से रहने खाने जीने का सब अधिकार देता है, इसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अब यह मौलिक अधिकार का उद्देश्य पता है कि राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देता है। यह कार्यपालिका विधायिका के मनमाने कानून पे नियंत्रण बना के रखता है, क्योंकि इसी में आर्टिकल 19A क्या बोलता है, बोलने का अधिकार, और इसी से प्रेस इतना सारा जहर उगलती है। वरना अगर ये लोग चेंज करना हो तो इसको चेंज कर देगा और अपने मन मुताबिक प्रेस से जो उसके लिए अच्छा होगा उसी को पब्लिश कराएगा। तो संवैधानिक जो हमारा संविधान का व्यवस्था में मौलिक अधिकार है, ये कार्यपालिका और विधायकों को मनमाने ढंग से काम करने से रोकता है, उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय के माध्यम से। और आपको पता है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है, तो मौलिक अधिकार का संरक्षण है सुप्रीम कोर्ट। इसकी रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपसे जब मौलिक अधिकार का जब आपको हनन हो जाए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आपको आप इच्छा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट के लिए रीट है 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल है 32 संवैधानिक उपचार, जिसमें क्या 5 तरह के अधिकार होते हैं, बंदी, प्रतिरक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इसको जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ इसको अभी छोड़ देते हैं। हम लोग केवल विशेषता देख रहे हैं ना कि हाँ ये फिक्चर है हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार एक अलग तरह का विशेषता रखता है कि भैया हमको इतना मौलिक अधिकार है कि आप हमको जीने खाने सही ढंग से, मेरा शिक्षा हो, सांस्कृतिक जो हमको धर्म मानना है, इस सब का अधिकार देते हैं, और ये सब आप हमको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसी के थ्रू, जैसे कि बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन पे चर्चा होती है कि धर्म परिवर्तन करना लीगल है कि नहीं, तो ये इनलीगल है, लेकिन आपको अंतकरण की स्वतंत्रता, मने मन कोई भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 5वां पिक्चर्स, 5वां विशेषता मौलिक अधिकार। अब है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में हम लोग देख लिए थे कि रूस के संविधान से लाया था फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल क्या था, 51A से 51, 11 याद रखिएगा, 11 ठो है। अब ये कब आया था, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग, 1976 में स्वर्ण सी समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारा अगर सिलेबस में है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे, तो उसको भी डिटेल से देख लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ कुछ चीजें कानूनी रूप से अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, अदरवाइज आपको मौलिक कर्तव्य मानना है कि नहीं मानना है ये आप पे छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर हमारे जो हमारा स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, फ्रीडम फाइटर का जो अपना दिया गया नारा है, उनका प्रति जो आदर है वो आपको अपने दिल से सजोए रखना है, उनको आदर देना है, तो ये सब हमारा ड्यूटीज है। और जो हमारा पुरातात्विक जो महल है, पुरातात्विक जो हमारा महत्व की चीजें हैं, उनको संरक्षण करना, उनके साथ माने कि अगर हम चले गए लाल किला, तो लाल किला में ऐसा नहीं कि उसका पत्थर खरोद रहे हैं, उसका ईटा खरोद रहे हैं, उसको भी हम लोगों को उसको सुरक्षा के साथ रखना है। तो ये सब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है। जैसे कि हम लोग माँ बाप को आदर देते हैं, अपना बाल बच्चा को पढ़ाने भेजते हैं, तो ये सब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। 7वां फिक्चर्स क्या है, 7वां विशेषता क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग देख लिए हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जिसमें जीने खाने बोलने सुनने का सब स्वतंत्रता हम लोग को दिया था। अगर बाद में जाके नेता लोग अपने अनुसार उसको चेंज कर दिया तो हो सकता है हम लोगों को दिक्कत हो, और उसके बाद हम लोग जाए सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है अपना नियम सुनाने के लिए, अपना कानून सुना के उन पे दबाव बनाने के लिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह का व्यवस्था किया गया है हमारे संविधान में कि भैया हमारा जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है,
तो भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ये कार्यपालिका और विधायिका को नियंत्रण के बाहर रखती है और सुप्रीम कोर्ट संघ अदालत है। सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल अदालत है, हम लोगों को पता है। जैसे मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। कोई भी केस लेके गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। इस तरह का व्यवस्था किया गया है कि भैया आपसे कोई भी आपको गैर कानूनी कार्य करने का स्वतंत्रता नहीं देता है। और जब आपके साथ किसी तरह का गलत हो जाता है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहां का फैसला आपको अगर मानना नहीं चाहते हैं तो फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। इस तरह का भी व्यवस्था है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? शीर्ष न्यायालय है जो नागरिक लोग का फंडामेंटल राइट्स की यानी मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक भी है। तभी तो ये अपना केशवानंद भारती मामला में अपना जजमेंट दिया कि भैया संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करना है, उसको छुए तो तुमको हम छू देंगे। तो यही चीज है, संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है कि मान के चलिए कि कोई भी न्यायाधीश है, कोई भी जस्टिस, चीफ जस्टिस समझ लीजिए कि किसी मुद्दे पे अपना जजमेंट सुनाने वाला, आप उसको तुरंत चेंज करके दूसरा अपना वाला ले आइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जो जाएगा उसका चमचा बेलचा हो सकता है उसके पक्ष में सुना दे। तो इस तरह का व्यवस्था किया गया है कि भैया न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्त और भारत की संचित निधि से, मतलब कि संचित निधि होती है कि ये आरबीआई के पास होता है, इसी से हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन मिलता है। हर हालत में इससे वेतन मिलेगा ही मिलेगा। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पे चर्चा पर रोक, मतलब कि संसद में बैठ के आप जो न्यायालय है उसके कार्य और उसका जो व्यवहार है उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं कि अरे न्यायालय ऐसा चीज कर रहा है, वैसा चीज कर रहा है। इस पे चर्चा संसद में नहीं कर सकता। और संसद का भी जो व्यवहार का चर्चा है वो न्यायालय नहीं कर सकता। तो सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पे रोक। अब मान के चलिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद वो चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई प्राइवेट आदमी का केस लड़ने, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला जज तो टेंशन में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजे आ गए। और हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था है कि आप ऊपर से नीचे से ऊपर जा सकते, ऊपर से नीचे थोड़ी आ सकते। तो सेवानिवृत्ति के बाद आप अदालत में कामकाज पे रोक की व्यवस्था है। अवमानना के लिए दंड की भी शक्ति है, गलत व्यवहार के लिए दंड की शक्ति है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया है, ये आर्टिकल 50 में है, 50-50। तो न्यायपालिका क्या है हमारे संविधान में? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। तो ये सब चीज हमारा न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर है धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। किसी भी धर्म को विशेष समर्थन थोड़ी प्राप्त है, सबका है। हमारे यहाँ देखिएगा सारा धर्म का लोग कितने अच्छे से रहते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था की गई है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। आपसे पूछेगा भारत का संविधान कैसा है धर्म के बारे में, तो धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। और इसके निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षण को दर्शाता है। कौन कौन से प्रावधान है? तो आर्टिकल 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इतना इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना जो हमारा प्रिम्बल है संविधान का, उसमें 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और बोला कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म वाला वर्ड एकदम जरूरी है, इसको जोड़ दो, ताकि लगे कि हाँ अब किसी भी इतना बड़ा संविधान कैसा है ये जानने के लिए आप प्रिम्बल पढ़ लो, प्रस्तावना पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा संविधान कैसा है। अब उसमें धर्मनिरपेक्ष वाला वर्ड नहीं जोड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म में सभी धर्मों को समान अधिकार देता। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए यह धर्मनिरपेक्ष को जोड़ दिया गया। प्रस्तावना हर नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे
कि जितने भी हमारे नागरिक हैं उनकी आस्था का, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, आप माने मन कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा। कोई भी व्यक्ति हमारे कानून के सामने समान है, कोई सुपीरियर नहीं है। ये बात तो आपको समझना होगा कि मान के चलिए कोई ऊंचा जात का है तो उसको अलग से वैल्यू थोड़ी मिलेगा। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14। ये फंडामेंटल राइट्स में है, 14 में है। सब इंपॉर्टेंट है यहाँ, लेकिन अलग से भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब देख ही लेंगे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब अप्रसयता, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि हाँ कोई अछूत है तो उसे छुआएंगे नहीं। ये सब चीज भले ये सब संविधान में लिखल है, लेकिन बहुत सा जगह पे होता ही होगा। तो यही कहना है कि हम लोग किसी भी धर्म के आधार पे किसी से छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, इस तरह का व्यवस्था करके गया। और ये आर्टिकल कौन है? 15, आर्टिकल 15। अप्रसयता, अनटचेबिलिटी, किसी के साथ छुआछूत वाला व्यवस्था नहीं कर सकता। और आपको हम बता दें, ये ऐसा संविधान का आर्टिकल है, अनुच्छेद है कि इसी के थ्रू आप किसी भी एमएलए एमपी को अयोग्य साबित कर सकते हैं। यही रीजन है कि आप देखते होंगे कि जब चुनाव आता है तो लोग जाते हैं क्षुद्र के यहाँ, अछूत जिनको बोल अप्रसयित, जिनसे अनटचेबिलिटी वाला चीज है कि नीची जात वाला है, उसके यहाँ खाना खाने चले गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बात बताइए, किसी भी नीची जाति के यहाँ खाना खाने के जाइएगा आप, या फिर किसी के पास खाना खाने जाइएगा तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइएगा। रीजन यही है कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 15 में। और अगर इसका उल्लंघन कोई भी नेता कर देता तो उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाती और चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाता। तो ये इकलौता इतना पावरफुल आर्टिकल। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। जो भी हमारा सार्वजनिक सेवा है, कोई भी नौकरी के लिए सबको समान अवसर मिलता है। ये है आर्टिकल 16। जैसे 4 चौके 16 सबको समान, तो 16 आर्टिकल में क्या है? सभी नागरिकों को समान अवसर की। ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी को ज्यादा अधिकार दे रहे तो किसी को कम। हालांकि रिजर्वेशन, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, अपवाद है, लेकिन इसका भी अलग प्रोसीजर है, वो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे। छठा क्या? हर व्यक्ति को किसी भी धर्म अपनाने, उसके अनुसार पूजा अर्चना करने की व्यवस्था है। ये आर्टिकल 25 में है। ये आर्टिकल 25 में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है। ये सारा टॉपिक आप किसी भी पीसीएस का मेंस में लिख सकते हो डायरेक्ट। ये पीसीएस मेंस का सिलेबस, और पीसीएस मेंस का समझ लीजिए कि मेंस का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं आप। लेकिन जब वन लाइनर आ रहा है आर्टिकल 15, 16, 25, तो ये सब चीज हम आपको बताते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि सभी को धर्म अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने की व्यवस्था है। मस्जिद है तो आप नमाज पढ़िए, और अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर का जो व्यवस्था है उस पर चलिए। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 25। और यही सब बताता है कि धर्मनिरपेक्ष है हमारा राज्य, हमारा देश। हर धार्मिक समूह और इसके किसी भी हिस्से में अपने धार्मिक मामले का प्रबंधन करने का अधिकार है। 26 जो धर्म, जैसे कि जो मैनेजमेंट है, मंदिर का मैनेजमेंट करने का अधिकार है हम लोगों को, उसी तरह मस्जिद में मुसलमानों को मैनेजमेंट करने का अधिकार है। ये 26 किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष प्रकार के प्रचार या किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आर्टिकल 27 मतलब कि धर्म के नाम पे अगर आप चंदा दे रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो है 27। किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में किसी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये सब चीजें हमको बताती है कि हमारा देश सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष है। और ये सारे आर्टिकल्स जो अधिकतर फंडामेंटल राइट से जुड़े थे, और प्रस्तावना में जो हमारा धर्मनिरपेक्ष वर्ड है आर्टिकल 1976 में जो 52 अमेंडमेंट हुआ उससे जुड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बाकी जो भी आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब दूसरा 10वां क्या विशेषता है? यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, समान कानून व्यवस्था। पूरे देश में हम लोग जानते हैं एक ही प्रकार का कानून व्यवस्था है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में अलग और झारखंड में अलग थोड़ी है, सब जगह अलग नहीं है, एक ही है। मान के चलिए वहां भी मर्डर कीजिएगा तो 302 लगेगा, यहाँ भी 302 लगेगा, जेल जाइएगा। फिर
11वां क्या विशेषता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इस पे हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 368 है। इलेक्शन सिस्टम, भारत में जो निर्वाचन का प्रणाली है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है, जिसके माध्यम से हम अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। इलेक्शन के द्वारा हम लोग निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली में अपने हिसाब से चुनते हैं कि नहीं इलेक्शन करके, तो वही है हमारा 12वां जो हमारा विशेषता यही है। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता एवं संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता और मतदान देने का अधिकार है। तो हमारे यहाँ वोटिंग राइट्स कब से आ जाते हैं, 18 साल के एज में, जो 18 साल के बाद के सभी वयस्क हमारे वोट दे सकते हैं और ये हमारा कानूनी अधिकार है। इससे संबंधित एक चीज याद रखिएगा कि 1989 में 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा ही जो हमारा 21 वर्ष पहले 21 वर्ष था उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया कि जो वोट देने का राइट्स होगा वो 18 साल से ही स्टार्ट हो जाएगा। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, वो युवा थे, लगा होगा उनको कि युवा लोग देगा वोट तो हम जीत जाएंगे, इसलिए चेंज कर दिए। तो अभी क्या है हमारा वोटिंग एज 18। तो निर्वाचन प्रणाली कैसी है, निष्पक्ष है। हम लोग चुनते हैं ना, जो भी हमारे संविधान में सबसे वास्तविक शक्ति पीएम के पास है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग चुनते हैं कि नहीं। लोकसभा का जो एमपी चुनते हैं, एमपी जाके अपना अध्यक्ष के रूप में पीएम चुनता है और चुनाव से पहले भी पीएम की घोषणा हो जाती है। उस आधार पे हम लोग चुनाव करते हैं तो एकदम निष्पक्ष है। क्योंकि अगर हम लोग राष्ट्रपति को ये अधिकार, जो पीएम को अधिकार है, राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति को हम लोग थोड़ी चुनते हैं, वो तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट होता है। हम लोग जो एमपी चुन के गए वो एमपी मिलके चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पीएम चुनने का काम हम लोग खुद करते हैं ना, हमारा एमपी चुनते हैं और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पहले ही बता देते हैं कि हमारा पीएम कैंडिडेट कौन है। जैसे हमारे झारखंड में अभी सीएम कैंडिडेट कौन है बता देगा पहले, और वास्तविक शक्ति सीएम के पास है, ना कि राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्यपाल तो बस केंद्र का समझ लीजिए कि एजेंट है। तो यही कहने का मतलब है कि हमारा संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निर्वाचन जो इलेक्शन सिस्टम है एकदम निष्पक्ष है। भैया किसी का नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से जो मन करेगा उसको वोट देंगे। इससे संबंधित जो फैक्ट चीज है, 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके आधार पे जो वोटिंग एज था 21 से घटा के 18 कर दिया हम लोग। 13 विशेषता क्या है, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का प्रावधान। संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रावधान का उल्लेख किया गया है और हम लोगों को पता है कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। हम लोग सब भारतीय नागरिक है, भारत के सिंगल सिटीजनशिप है ना। और ये कहाँ से लाए थे हम लोग, ब्रिटेन से लाए थे। तो याद रखना है हमारा त्रिस्तरीय सरकार मूल रूप से अन्य संघ संविधान की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य, और संगठन के संबंध में प्रावधान, केंद्र और राज्य की शक्तियां अति विशिष्ट थी। बाद में 73 और 74वें संविधान संशोधन से स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब है कि ये हो गया केंद्र की सरकार, ये समझ लीजिए राज्य की सरकार। अब इनका शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, तब जाके हम लोग 73वां 74वां संविधान संशोधन किए, 73, 74, 1992, 93 में। तब जाके स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, मतलब कि पंचायत और नगर पालिका का व्यवस्था लाया, और जो सत्ता का केंद्रीकरण था, जो शक्ति था, सेंट्रलाइज था, उसको डिसेंट्रलाइज किए, विकेंद्रीकृत किए कि भैया अब सब शक्ति तुम्हारा केंद्र और राज्य के अंदर भी नहीं है, हमारा कुछ कुछ काम है, हमारा पंचायत बन गया है, नगर पालिका आ गई है।
तो इस तरह का त्रिस्तरीय सरकार बनाया गया और हमारे संविधान की ये सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि पंचायत और नगर पालिका के बिना आप अपने देश में विकास कार्यों की जो इमेजिन है उसको कर भी नहीं सकते। उसका विकास कार्य को इमेजिन कर सकते हैं आप, मनरेगा कहाँ से चलाएगा अगर पंचायत और नगर पालिका नहीं होगा तो इस तरह का शासन व्यवस्था हमारा बनाया गया, यही चीज कह रहा। फिर नीचे संविधान में एक नए भाग 9 वे और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ के वही चीज है जो हम आपको बताया कि भाग 9 ए में क्या आ गया, पंचायत, और बी में नगर पालिका। उस भाग में अलग से जोड़ दिया संविधान का भाग में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, इसी तरह 9 में नगर पालिका और पंचायत को जोड़ दिया, उसी को बोल रहा है। कहने का यही मतलब कि हमारी सरकार कैसी है, त्रिस्तरीय सरकार। आपसे पूछ दे एग्जाम में किस तरह की सरकार है, तो त्रिस्तरीय सरकार है। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन में पंचायत और नगर पालिका। तो ये सब हमारा संविधान का बेसिक जो पिक्चर है, विशेषता है, यही सब चीज है। हालांकि हम आपको पहले ही बताएं कि संविधान में हम लोगों को पहले पढ़ लेना था संविधान, उसके बाद ये पढ़ना था तो बेटर समझ में आता, लेकिन चूंकि पहला टॉपिक है तो कंप्लीट करना ही है, तो उससे जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको हम रख दिए और आपको समझा दिए बेसिक। इसके बाद हम लोग जब डिटेल से पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे या फिर कुछ अलग चीजें पढ़ेंगे, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया, कि ये वाला विशेषता को लास्ट में फिर रिवाइज कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।